हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं DSSS सीरीज़ के आगे के क्वेश्चंस। एक पेपर कंप्लीट हमने 2017 का डिस्कस कर लिया था और ये नेक्स्ट पेपर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन जनरल पार्ट के हैं और ये जो हैं आगे वाले 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं। तो हम सब्जेक्ट साइंस पोर्शन को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये फिजिक्स से है, 10th क्लास की फिजिक्स से। बहुत ही इजी है। अगर आप इसको सॉल्व करना सीख गए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा हो, मान लो 3 रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 और उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। लेकिन तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो जो पैरेलल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के सम के बराबर होगा। यहाँ पे इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। इससे हमारे रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू आएगी। तो इस फिगर में हम क्या देखते हैं, देखो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये वाले तीनों रेजिस्टेंस क्या हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं। और ये वाले तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और फिर ये पैरेलल में कंबाइन होके और फिर जो पैरेलल की वैल्यू आएगी वो 3 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले तीनों रेजिस्टेंस का अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस देखें तो 6 ओम हो जाएगा। 1 + 2 + 3 तीनों का सम कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। नीचे वाले का अगर हम बात करें तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 6 ओम होगा। और ये दोनों अगर पैरेलल में हैं तो इन दोनों के लिए पैरेलल की वैल्यू निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 कितना आएगा, 2/6 और 2/6 क्या हो जाएगा, 1/3। पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 ओम हो जाएगी। अगर हम बात करें, ये जो 3 ओम है पैरेलल रेजिस्टेंस, ये इस 3 ओम के साथ कनेक्टेड है सीरीज़ में। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 + 3 6 ओम के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 6 ओम आ गई। लेकिन इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें रीडिंग ऑफ एमीटर पूछी है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो एमीटर की अगर हम बात करें तो एमीटर जो होता है करंट की वैल्यू देता है। हमारे पास ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई 6 ओम। यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो V = IR के बराबर होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से करंट निकालेंगे तो वो V/R के बराबर होगा। V की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू भी 6 है। 6/6 करंट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। तो 1 एम्पियर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि हाउ मच टाइम विल बी टेक ए 3 किलोवाट इमर्जन रॉड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है 4.18 × 10⁻³ तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे वेट, जो भी मास हमें दे रखा है लिक्विड का या वाटर का वो हम लेंगे। उसके बाद हम चेंज इन टेम्परेचर और उसके बाद स्पेसिफिक हीट और डिवाइडेड बाय करते हैं हम पावर से। तो यहाँ पे मास या फिर जो वेट की वैल्यू है वो कितनी है, 2 लीटर है। चेंज इन टेम्परेचर 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट की फिक्स वैल्यू होती है 4.18 × 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमें वैल्यू यहाँ पे लेनी है। पावर की वैल्यू बात करें तो 3 किलोवाट यहाँ पे पावर दे रखी है। किलोवाट को वोट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻³ वोट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा और इनको आपस में प्रोडक्ट करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 55.73 सेकेंड ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्सेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक जो फोर्स की लाइन होती हैं वो ऑलवेज नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं
ये मान लो नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इनकी डायरेक्शन हमेशा आपको ऐसी मिलेगी, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे एंड होंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए क्या है, ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, इट इज़ ए परमानेंट मैग्नेट। तो यही क्या है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ ए परमानेंट मैग्नेट। यह एक परमानेंट नहीं होती है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसको एज ए मैग्नेट इसको बिहेव करवाते हैं। इसके अलावा बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज, इट्स पोलैरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय रिवर्सिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रांसमिशंस ऑफ डीसी काज द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये ट्रू है। डीसी इज जनरली यूज इन द इलेक्ट्रोलाइसिस चेंजिंग ऑफ सेल्स और मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी ट्रू है। मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लोज थ्रू द लोअर पोर्शन ऑफ द वायर, ये भी ट्रू है। ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज्ड फॉर डीसी, ये भी ट्रू है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ पे कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ बायोमास एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सा इसका लिमिटेशन नहीं है, तो बायोफ्यूल्स इज नॉट ए एनर्जी एफिशिएंट एज नॉट एज एनर्जी एफिशिएंट एज पेट्रोल। जितना कि एफिशिएंट जो है पेट्रोल है उतना एफिशिएंट नहीं है। तो हमें ये बताना है कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है, तो ये तो इसकी लिमिटेशन हो गई। इफ़ द बायोमास इज़ डायरेक्टली ब्रंट, अगर इसको डायरेक्टली ब्रंट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो इट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग टू इंक्रीज द एमिशन कॉजिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण भी करेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी करेगा। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोफ्यूल्स आर अमोनिया इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। तो जैव ईंधन का मुख्य घटक यानी अमोनिया पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अमोनिया है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैव भार के उत्पादन में इथेनॉल में परिवर्तन करने के मामले में ऊर्जा पैदा करना एक अपेक्षाकृत महंगा स्रोत है। तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। तो जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी के लिए कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो दे आर हजार्डियस फॉर वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए खतरनाक है। और जो थर्ड पॉइंट है, पवन ऊर्जा हर समय उपलब्ध नहीं है। विंड पावर इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, विंड फॉर्म्स कैन बी नॉइजी, पवन ऊर्जा कई बार शोर करती है। तो ये सारे ही लिमिटेशन है, लेकिन विंड मिल्स आर ऑलवेज अनसाइटली एंड डैमेज द साइनिक ब्यूटी। तो जो पवन चक्की हमेशा भद्दे होते हैं और प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कह सकते हैं हम कि ये तो एक नेचर को ब्यूटी प्रदान करती है। जब हम विंड एनर्जी के लिए जो विंड मिल लगाते हैं वो काफ़ी दूर से बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTEC। OTEC की फुल फॉर्म क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द ओशियन एनर्जी इज प्रिफरेबली टू दैट ऑफ विंड और द टाइडल एनर्जी बाय सिस्टम कैन हैव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द टाइडल बेसिन्स। तो यहाँ पे 1 और 2 कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्री ऊर्जा हवा की ऊर्जा से बेहतर है, ये भी ट्रू है। और ज्वारीय ऊर्जा प्रणालियों का ज्वारीय घाटियों पर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स नहीं है, दोनों ही क्या है, ट्रू है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, ए 700 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एड्स ऑफ लेंथ। हमारे पास एक क्यूब है और जिसका वेट जो है वो 700 ग्राम है, उसकी अगर एड्स लेंथ की बात करें तो वो 10 सेंटीमीटर है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ आउटसाइड द वाटर। तो कितना वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास क्यूब है उसके खुद के
हम क्या करेंगे, उसमें आउटसाइड में से उसके इनसाइड वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो आउटसाइड वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रखा है किसने, कितना है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि एक साइड जो है वो कितनी की है, 10 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, 10 × 10 × 10, तो इसके लिए वॉल्यूम जो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन आउटसाइड वॉल्यूम निकालना है तो हम इनसाइड वॉल्यूम निकालेंगे। इनसाइड वॉल्यूम डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 700 ग्राम, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो 7/1000, और एक जो है जीरो ऊपर हज़ार में से रह गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये ज़ीरो, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, ये किसकी आएगी, वॉल्यूम की आएगी। लेकिन यहाँ पे ये देखो ये मीटर क्यूब में दे रखा है, और जो हमने इसका एक्चुअल वॉल्यूम निकाला है घन का, जो क्यूब का वॉल्यूम निकाला है वो हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रखा है। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 100⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर 6 0 हो जाएंगे और नीचे 4 0 हैं, तो ओनली 4 0 से 4 0 कैंसिल करेंगे तो 7 × 10⁻², 2 0 बचेंगे, मतलब 700 बचेगा। तो यहाँ से हम 1000 में से 700 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इसका क्यूब का आउटसाइडर वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम आपके लिए DSSB TGT साइंस की जो PYQ सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करते हैं, और 10 क्वेश्चन इस पेपर के हमने डिस्कस कर लिए थे। ये जो क्वेश्चन हैं ये हम 10 से आगे वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो 111 क्वेश्चन जो है इसमें क्या बताया गया है, देखो, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास। कोई भी पार्टिकल है उसके लिए मास दे रखा है 80 ग्राम, ठीक है, और उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, और उसके लिए जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, मान लिया ये हमने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया है, h हाइट तक इसको थ्रो किया है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, और h हाइट के बराबर है, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हम h लेके चलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² - u² = 2as। आपको भी पता है ये इक्वेशन। यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी को 0 लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो उसकी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर उसको रेस्ट में माना जाता है। तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो v की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और u की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। 10 का स्क्वायर = 2ah के बराबर, और a की जगह हम g लेंगे, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर है। तो यहाँ से h की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10² / 2g के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ से वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर। फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस हमारा h है, और फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लेंगे mgh, और वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रो किया जाता है, तो इसको हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। h की वैल्यू हमने सोल्व की है, यहाँ से निकालेंगे -mg × 10² / 2g। तो यहाँ से g है, g से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो भी फैक्टर्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू 80 ग्राम है, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई 10⁻², और डिवाइड में 2। तो यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो -4 जूल जो है ये क्या आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, और सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।
हर एक के आगे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा यहाँ पे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन एलिवेटर वेइंग 500 किलोग्राम इज लिफ्टेड अप टू द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई एलिवेटर जिसका वेट 500 केजी है उसको अपलिफ्ट किया जाता है, और उसके लिए जो है हमें पावर की वैल्यू निकालनी है, मतलब हॉर्स पावर में पावर की वैल्यू निकालनी है। जी की वैल्यू हमें 9.8 यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पावर होती है वो उसका एक फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर पावर का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लर्न कर लीजिए। और इसकी जो एक्चुअल जो इसका फॉर्मूला होता है पावर वर्क अपॉन टाइम, उसको भी अगर आप सोल्व करके देखोगे तो वो इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से पावर की वैल्यू हम निकालेंगे। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg, और वेलोसिटी यहाँ पे हमने v ली है। अब हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। मास की वैल्यू 500 kg है, g की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 9.8 है, और वेलोसिटी की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड है। तो इनको हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये 980 वोट के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें पावर जो है वो वोट में नहीं निकालनी, हॉर्स पावर में निकालनी है। तो 1 वोट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 वोट 746 हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो यहाँ हम 980 वोट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 980 को 746 से हम डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3 हॉर्स पावर। तो 1.3 हॉर्स पावर जो है ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम देखते हैं 113 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल नहीं है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, कोलम फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लैंक एंड द ब्लैंक ऑफ द सिस्टम आर टेकन टुगेदर फॉर्म ब्लैंक। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम साथ में लेते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो आपस में मिलके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन 100%, एक या 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है। आर्किमिडीज ने क्या कहा था, देखो हमारे पास मान लो किसी भी बकेट में या फिर टब में पानी है, और उसके अंदर हमने किसी ऑब्जेक्ट को डुबोया है, कोई भी लिक्विड है और कोई ऑब्जेक्ट को हमने उसमें डुबोया है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी खुद के वेट के बराबर पानी को वहाँ से निकाल देता है। मान लो हमने इस टब को कंप्लीट भर रखा था पूरे किनारे तक, थोड़ा सा भी पानी डालने की संभावना नहीं थी, और फिर हम इसमें कोई मतलब सॉलिड चीज़ डालते हैं, तो वो इसमें जो भी हम डालेंगे उतना पानी क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, बैक फोर्स लगता है, जिसको हम बायोंसी फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शली और फुली, ऑब्जेक्ट को हम आधा इसके अंदर डुबोएं या फिर पूरा इसके अंदर डुबोएं, डिप्ड इन द फ्लूइड एट रेस्ट, द फ्लूइड एक्सक्रिएट एन अपवर्ड फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे तुम बोतल को इसमें पानी में डुबाते हो, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स ऑफ बायोंसी होता है, और वो जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो वो उस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है जितना उसने वहाँ से डिस्प्लेस किया है। मतलब पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट हम इसमें डालते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो बाहर जो पानी निकला है उसके वेट के बराबर ही मिलेगा आपको। तो ये जो है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइरिस। जो हमारी आँख का एक पार्ट होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, तो उसके लिए हमें ये बताना है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो उसके लिए करेक्ट हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आइरिस इज़ द कलर्ड पार्ट दैट वी सी इन द आई में जो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आँख में, वो उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। इन लो लाइट कंडीशन द आइरिस एक्सपेंड द पुपिल। और आइरिस के अंदर ये जैसे कि हमारे आँख का ये वाइट पार्ट होता है बाकी सारा, और ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक कलर का जो होता है ये हमारी आँख का आइरिस होता है, और इसके अंदर एक
एक और आपको डॉट दिखेगा उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। तो ये आइरिस का ही काम होता है, ये अंदर जो पुतली बनी हुई है, पुपिल जो बनी हुई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना और एक्सटेंड करना। कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब हम बहुत तेज़ लाइट में जाएंगे तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। और एक्सपेंड कब होएगी? जब हम अंधेरे में जाएंगे तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो एकदम से हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे हमारी आई के अंदर जो प्यूपिल है वो एक्सपेंड होती है, और वो जब कंप्लीट एक्सपेंड होती है तो हमें हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर बाद हमें क्लियरली वहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो वो प्यूपिल के एक्सपेंड होने की वजह से दिखता है। ठीक है, तो तीनों ही इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 ओनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप आपने देखा होगा, एक इसमें पीछे एक यहाँ पे जो है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लेंस लगे होते हैं, और एक आगे लेंस, एक लेंस यहाँ होता है और एक लेंस यहाँ होता है। ये जो होता है ये आई लेंस होता है, क्योंकि यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको आई पीस बोलते हैं और इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास लेंस होता है, ब्लैंक लेंस इज़ यूज्ड एज ए ऑब्जेक्टिव एंड ब्लैंक लेंस इज़ यूज एज ए आई पीस। तो जो आई पीस में हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डाइवर्जेंट, और जो हम ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये वाला जो आई पीस होता है लेंस यहाँ पे, ये डाइवर्जेंट लेंस होता है, और जो हम ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करते हैं ये कन्वर्जेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो ये ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देन पावर ऑफ द लेंस। तो ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ पावर का। पावर जो होती है वो फोकल लेंथ की इन्वर्स होती है। और एक चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो फोकल लेंथ लेते हैं इसको हम मीटर में लेते हैं। अगर ये सेंटीमीटर है तो भी इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें पावर यहाँ पे, पावर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 119 क्वेश्चन, इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस दैट क्रॉस एज पर यूनिट टाइम। तो एक पर यूनिट टाइम के अंदर हमने कितने कंप्रेशंस और कितने रेयर फैक्शंस जो है वो हमने कवर किए हैं। वो क्या होता है? साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी की, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म इम्पेंडिंग मोशंस मीन्स। एक समुपस्थित गति होती है, एक मोशन का टाइप होता है। तो इसका क्या मतलब है ये हम इस क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और जितना मोशन वो ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करता है, टेक प्लेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं। और वहाँ पे फ्रैक्शन को एब्सेंट माना जाता है। अगर फ्रैक्शन एब्सेंट होगा तो कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर कितना मोशन करेगा ये हमें करना है। लेकिन एक्चुअली ये सिचुएशन होती ही नहीं है, बिना फ्रैक्शन के कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है। हम चल भी नहीं पाएंगे जहाँ से फ्रैक्शनल फोर्स हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये वर्क नहीं होता, लेकिन इसको हम मतलब मान के चलते हैं कि अगर इस टाइप से हो जाए तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? तो उस मोशन को हम इम्पेंडिंग मोशन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमने फर्स्ट पोर्शन डिस्कस कर लिया इस पेपर का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम अपनी DSSP नेचुरल साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने इस पेपर के कर लिए थे। 121 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। तो एक परिमित संवेग परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए कम समय के लिए कार्यरत रहने वाले बड़े बल को क्या कहते हैं? तो आवेगी बल कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ये इम्पल्सिव फोर्स की एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स के बारे में बताया गया था कि कोई भी बॉडी है तो उसके लिए जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? वो उसके मास इंटू एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट के बराबर होगा।
और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन होता है ना, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम अपॉन टाइम का जो ये रिलेशन है ये F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ही को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123, इफ़ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द मिनिमम हाइट द बॉल विल रिच। यहाँ पे हमें जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है और पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। और यहाँ पे देखो कोई भी बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है और उसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो वर्टिकली अपवर्ड किसी भी चीज़ को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 3 मीटर पर सेकेंड, जिस स्पीड से उसको ऊपर फेंका जाता है। लेकिन एक बिल्कुल कम सेकंड के लिए बॉल क्या होती है, मैक्सिमम हाइट तक जाती है, वहाँ पे रुकती है और फिर वो वापस आती है। तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी हम फाइनली बॉडी रेस्ट पे हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हम किसके बराबर लेते हैं, 0 मीटर पर सेकंड लेते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में चली जाती है। और हमारा एक फॉर्मूला है इसी का रिलेटेड, इसके ऊपर लास्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन था, v² - u² = 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले चैप्टर में से है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो v की वैल्यू है 0, 0 - 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू जी की वैल्यू हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है और h हाइट यहाँ पे हमें निकालनी है। तो इसको हम h हाइट मान लेते हैं। अब यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और इसके 2 × 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अगर हम 9 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 0.45 ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसको हम करेक्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनेगी अगर हम उसको बियॉन्ड 2f रखते हैं। हमें पता है कि लेंस के अंदर 2 फोकल लेंथ होती हैं, क्योंकि 2 स्फेरिकल पार्ट्स का जोड़ के लेंस बनता है। तो वहाँ पे अगर हम एक लेंस की फोकल लेंथ जो है 2f, उससे आगे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जो है ऑब्जेक्ट की इमेज जो हमें रियल और इन्वर्टेड मिलती है और इनलार्ज मिलती है, तो कब मिलेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरी साइड के f और 2f दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। यहाँ पे क्या बोला गया है, 124 हमारा हो गया, 125 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, वर्क डन इज 0। वर्क डन 0 कब होगा, तो हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये क्या होती है, अगर हम इस डॉट को हटाते हैं तो F/s cos थीटा हमारे पास आता है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे वो अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस किया और इसके ऊपर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे कोस की वैल्यू 0 रखेंगे तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स 40 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है नॉर्थ की साइड। नॉर्थ की साइड हम डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ की साइड वो मूव कर रहा है 40 मीटर के डिस्टेंस तक, ठीक है, 40 मीटर, और टुवर्ड द नॉर्थ इन 10 सेकेंड एंड देन 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट। और फिर यहाँ से वो 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट जाता है
और ये भी 10 सेकंड में ही डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर रूट। तो जो ये हमारे पास आया है इसका हाइपोटेन्यूस, इसकी वैल्यू क्या होगी, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। दोनों को प्लस करेंगे तो रूट 2500 हो जाएगा, और 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है, 50 का। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है 50 मीटर, और टाइम यहाँ से अगर हम देखेंगे 10 + 10 20 सेकेंड टाइम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट हमने कितना निकाला है 50, और टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो इसको हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड क्या होगी इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, क्या बोला गया है इसमें, 126 हो गया। 127, ए बुलेट ऑफ मास 0.05 kg इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए रिफल ऑफ मास 2 किलोग्राम, व्हाट विल बी द रिकॉइल्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो यहाँ पे हमें इसकी रिकॉइल्ड वेलोसिटी बतानी है। तो देखो यहाँ पे जो है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो वाला जो लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि ओवरऑल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम क्या लेंगे, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, और मास ऑफ जो हमारी राइफल है वो, और प्लस मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बुलेट लेंगे। ठीक है, गन हम ले चुके हैं और यहाँ पे हम बुलेट लेंगे। वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट है वो टोटल सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो बुलेट का मास जो है वो कितना है 0.05, और वेलोसिटी कितनी है 150 है। वैसे ही अगर हम बात करें राइफल की तो मास कितना है 2 किलोग्राम, और वेलोसिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ से देखेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा, और v की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 0.05 उधर आ जाएगा नेगेटिव में, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.75। ठीक है, 3.75 क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो 3.75 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, blank come to the conclusion that every chemical reaction total mass of all the reactant equal to masses of all the product। तो जितना भी मास रिएक्टेंट का होगा वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और ये किसके द्वारा दिया गया था, एंटोनी लेवेसियर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये सिंपली हमें लर्न ही करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है हमारा 129 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ये इसकी क्या होती है वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास क्या होगा। तो अगर हम बात करें टोटल जो ऑक्सीजन होता है उसका मास, मॉलिक्यूल का मास जो होता है वो 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम पर मोल। और एक मोल के अंदर जो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻20 प्लस 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर मोल के अंदर। तो हमें क्या बताना है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास बताना है। तो हमें यहाँ पे कैसे करेंगे, हम 16 को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.66 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये हमने 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं, और
ये हमारे जो हैं आगे के क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम आपके लिए D+B की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। 30 क्वेश्चन इस पेपर के हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 131। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे मास नंबर का क्या रिलेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, ये हमें बताना है। तो किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ से सेकंड जो रिलेशन है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हमें एक एटम दे रखा है, उसमें हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो जैसे कोई भी एटम दिया हुआ है, नीचे जो बॉटम में नंबर लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसका मास नंबर होता है। तो ये मरकरी का एटम है और इसमें इसका एटॉमिक नंबर 80 है और मास नंबर 199 है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए। ये एक न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे 80 के बराबर हो जाएंगे। और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के सम के बराबर होता है। तो मास नंबर यहाँ पे 199 है। अगर 199 में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 119। 119 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो प्रोटॉन 80 होंगे, न्यूट्रॉन 119 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे, 80 होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। किस साइंटिस्ट ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो हमें पता है कि गोल्ड की फॉइल ली थी और उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से वो परफॉर्म करता है, तो वो बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दोनों की तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो बोथ ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोवेव रेडिएशन हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 गीगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन। हमारे पास एक फोटोन है और माइक्रोवेव रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 14 गीगाहर्ट्ज दी हुई है। अब हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है ऑफ द फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन। तो एनर्जी जो होती है, ई फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 14 गीगाहर्ट्ज और एच जो होता है उसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है। और न्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 14 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम इसके प्रोडक्ट करते हैं तो 9.28 इंटू 10⁻⁻24 जूल ये यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। हर एक पोर्शन के अंदर एक या दो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो 5 अगर पोर्शन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 से 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो वो केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं और फिजिक्स के भी हो सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल के ऊपर भी ध्यान देना है। 7-8 नंबर जो है वो आपके प्लस हो सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से करते हो। और बिल्कुल बेसिक लेवल के फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर ब्लैंक वर्टिकल कॉलम एंड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड ब्लैंक हॉरिजॉन्टल कॉलम रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं, तो 18 ग्रुप हैं जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और 7 उसमें क्या है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रो हैं जिनको हम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितनी भी मेटल हैं उनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, जो ग्रुप 1 है। और ग्रुप 2 की जितनी भी मेटल हैं उन सभी को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं, और बीच के जो एलिमेंट हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और जो पी ब्लॉक है उसमें अलग अलग फैमिली को अलग अलग नाम दिया गया है, और लास्ट में जो 18 ग्रुप है उसको नोबल गैस का नाम दिया गया है। तो ये सारे ग्रुप्स के नाम आपको अच्छे से करने हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन और फोर्सेज आर कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेज। किस टाइप के फोर्सेज को वैन डर वाल फोर्सेज बोलते हैं? तो 1 2 3, जैसे कि लंदन फोर्स हो गया, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, तीनों टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्सेज बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम वैन डर वाल फोर्सेज का टाइप नहीं बोलते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलग से फोर्स का टाइप होता है, तो ये इनसे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। सभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में से सबसे वीक फोर्स कौन सा है? तो लंदन फोर्स जो है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है इसमें, ठीक है, बाकी सभी फोर्सेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वाटर के अंदर आ जाती है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे दी गई है, इट्स एग्जिस्टेंस इन द लिक्विड स्टेट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ 100 डिग्री। ये क्या है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और किस रेंज के ऊपर? 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज के ऊपर ये क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस की रेंज के ऊपर ये क्या करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है, पानी बर्फ़ में सॉलिड फॉर्म में होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस की ऊपर वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीच के जो 100 डिग्री सेल्सियस हो गए, इनमें ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है। 0 पे होगा तो हम उसको सॉलिड बोलेंगे, और 100 पे होगा तो हमको गैसियस स्टेट बोलेंगे। तो ये बिल्कुल सही है फर्स्ट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हाई हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, तो ये भी करेक्ट है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है और वेपराइजेशन होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। थर्ड क्या है, इट्स सॉलिड फॉर्म बीइंग हैवियर देन लिक्विड वाटर, इसकी सॉलिड फॉर्म जो है ज़्यादा हैवी होती है लिक्विड वाटर से, तो इसकी जो है हैवी, और इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, उसका जितना वेट है उतना ही रहेगा। तो केवल 1 और 2 स्टेटमेंट जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये हमने नेक्स्ट पोर्शन के 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम अपने DSSB सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 40 क्वेश्चन हमने इस पेपर के डिस्कस कर लिए थे, और अब हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 298 केल्विन इज़ 25 ml एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी गैस है, उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, और 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो 25 ml किया है, और जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। फिर ये कहते हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड टू 1.25। अगर हम प्रेशर को, इसको हम P1 मान लेते हैं, अगर हम प्रेशर को कर दें 1.25 एटमॉस्फेयर, और ये जो वॉल्यूम है इसको हम V1 मान लेते हैं, V2 वॉल्यूम हमें निकालना है, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लग जाएगा, और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, या फिर हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर होता है। तो P1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देख सकते हैं हम, स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम कितना था, 25 ml। वैसे ही P2 अगर हम देखें 1.25 ml, और V2 हमें निकालना है, तो V2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम P1 V1 की प्रोडक्ट, V2 क्या हो जाएगा, P1
V1 अपॉन P2 के बराबर आ जाएगा। P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है और V1 की वैल्यू 25 ml है और P2 की वैल्यू 1.25 है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 25, नीचे 125 और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से 25 5 जा 125 और 5 2 जा 10 और 0, तो 20 ml जो है ये हमारा क्या आ गया, V2 की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट pressure of a given amount of gas is constant volume is directly proportional to its absolute temperature। यहाँ पे हमें ये भी थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। कौन सा लॉ ये स्टेट करता है कि प्रेशर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो ये वाला लॉ जो होता है वो गेल-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि कौन सा नियम, ये वही क्वेश्चन है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर द वेज फॉर डिस्क्राइबिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने का कौन सा वेज है। तो यहाँ पे देखो मोलरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, तीनों ही क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम में हम लेते हैं और मास लेते हैं डिवाइड में वॉल्यूम की जगह, और मोलरिटी में हम वॉल्यूम लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उस सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो क्या हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लिंक इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, फिनाइल मिथेनॉल इज नोन एज। फिनाइल मिथेनॉल को क्या कहते हैं, तो देखो फिनाइल मिथेनॉल जो होता है उसका अगर हम फॉर्मूला बात करें तो यहाँ पे हम फिनाइल लेंगे और इसके ऊपर क्या होता है CH2OH। तो इसका अदर नेम क्या है, वैसे तो इसको फिनाइल मिथेनॉल बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारी ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एक बेंजाइल ग्रुप होता है, इसको हम बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन हो तो वो बेंजल हो जाएगा, और कोई भी हाइड्रोजन ना हो, कार्बन तीनों ऐसे अटैच हों तो ये बेंजो हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, बेंजाइल है और आगे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कॉमन नेम में हम बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हेलो एल्केन कैन बी कन्वर्टेड टू कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल यूजिंग ब्लैंक एज ए न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास हेलो एल्केन होते हैं, R ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच है, और इसको अगर हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम कौन से न्यूक्लियोफाइल को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम बेस का यूज़ करते हैं जो कि X को रिप्लेस करके OH ग्रुप आ जाता है। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में यूज़ करेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्वस NaOH और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हेलोजन ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस ब्लैंक फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। तो किसको डिस्प्लेस नहीं करती, नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करती फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मरकरी। मरकरी का एक्सट्रैक्शन हमने करना है, तो हमें पता है कि मरकरी के लिए जो फेमस जो हमारा और होता है वो मरकरी सल्फेट होता है HGS, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनाबार भी बोलते हैं। तो सिनाबार से हम मरकरी का एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मरकरी सल्फेट को मर्क्यूरी ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और वहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करके हम मरकरी को यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की करेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CaCO3 यहाँ पे बनता है प्लस वाटर, तो CaCO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये हमें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस सोल्यूबल साल्ट, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी उसमें सोल्यूबल साल्ट नहीं होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, तभी तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड एंड यूज एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब एक एंटा एसिड की तरह भी यूज होता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हमें पता है इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और ये एक एंटा एसिड का भी काम करता है। अगर बॉडी में एसिडिटी हो जाती है तो हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेते हैं, और क्योंकि इसका नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है, तो ये एसिडिटी को ठीक करता है। इसके अलावा ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। ये कैल्शियम सल्फेट है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 152 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। हमने क्या लिया, स्लैग्ड लाइम लिया। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम इसमें ऐड कर दें कार्बन डाइऑक्साइड को, नहीं क्लोरीन को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, CaOCl2 बनता है, और जो कि किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा 3 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। तो कॉपर और लेड ये जो हैं ये नॉर्मल फॉर्म में भी पाई जाने वाली मेटल हैं, तो रिएक्टिविटी कैल्शियम की सबसे ज़्यादा है, फिर लेड की है और फिर कॉपर की है। ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी हुई है, वहाँ से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 क्वेश्चन, what would be the pH of aqueous solution of sulfuric acid which is 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन कंसनट्रेशन। हमारे पास एक लिक्विड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसके लिए जो कंसनट्रेशन दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमें इसके लिए पीएच की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में कितने आयन होते हैं। तो अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 इसका फार्मूला होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 प्लस क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव हैं, एक H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ये है, तो 2H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन क्या होगी, 2 × 5 × 10⁻³ तो 10 × 10⁻³ 10 को -3 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, 10⁻² में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻²। अब हमें पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव अगर हम बात करें, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, 10⁻²। तो यहाँ पे 2 जो पावर में होती है, लॉग का फॉर्मूला होता है ये कि log ऑफ m की पावर n है, तो n log m हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -2 आगे आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 log 10 बन जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? हमें पता है, देखो ये पीएच स्केल होता है, पीएच 7 मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। पीएच से जितना लो आता जाएगा, मतलब 0 से 7 के बीच की रेंज जो होगी, जितना कम आता जाएगा उतना ही उसका एसिडिक नेचर होगा, और जितना 7 से ज़्यादा होगा, मतलब 14 तक होता है ये पीएच स्केल, तो 7 से 14 तक की वैल्यू क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। तो इनमें हम देख सकते हैं कि किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस नेचर है, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम कास्टिक सोडा 4% NaOH बोलते हैं, और फिर एंटा एसिड, और फिर एग वाइट। एग वाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। तो एंटा एसिड जो होते हैं वो हम एसिडिटी को ठीक करने के लिए जो कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन जैसे इनो वगैरह होती है, तो उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो भी बेसिक नेचर की होती हैं। तो यहाँ पे एग वाइट सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर एंटा एसिड है, और फिर कास्टिक सोडा यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 156 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ ए विजुअल सिस्टम। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ नहीं करते, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन विजुअल सिस्टम, तो हम एक्वस हार्मर या फिर विट्रस हार्मर या कॉर्निया सबको यूज़ करते हैं, लेकिन जो कैपिलरी नर्व है इनको हम यूज़ नहीं करते। तो ये इसका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ। किसके रिलैक्स होने से कौन सी चीज़ कंप्लीटली ओपन हो जाती है, तो पुपिल जो है वो कंप्लीटली। पुपिल क्या होता है, देखो हमारी आँख होती है, इसमें एक कलर्ड पार्ट होता है और उसमें एक और छोटा सा कलर्ड पार्ट होता है, और यहाँ पे सारा क्या होता है, वाइटिस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, और अंदर वाले पोर्शन को हम पुपिल बोलते हैं। और ये आइरिस क्या करता है, इसके साइज़ को कंट्रोल करता है। तो ये अगर कंप्लीटली ओपन हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा आइरिस रिलैक्स पोजीशन में होता है। तो पुपिल ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द आइरिस, यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे देखो आई वाला जो चैप्टर है ये आपका आई थिंक 7th या 8th की NCERT में होगा कि कौन सा जो है डिजीज़ कैसे होता है, 10th क्लास में है सॉरी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखो हमारी जो आइज़ के डिफेक्ट हैं उसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम में। तो मायोपिया क्या होता है, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसमें हमें दूर की चीज़ें अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देती, और इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसमें हमें इसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब हमें पास की चीज़ें क्लियरली नहीं देखती, तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि मायोपिया कैन बी करेक्ट बाय कन्वेक्स लेंस, जो कि गलत है स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 159, द वायरस काजिंग जापानीज इंसेफ्लाइटिस या फिर जो ब्रेन फीवर जिसको हम बोलते हैं, विल इंटर आवर बॉडी थ्रू। तो ये जो डिजीज़ होती है जिसको हम जापानीज़ इन्फ्लुएंजाइटिस या फिर दिमागी बुखार, ब्रेन फीवर बोलते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, और उस मच्छर की बाइट के थ्रू ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये डिजीज़ वाले चैप्टर में से है, जो बायोलॉजी का डिजीज़ वाला चैप्टर है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का 160, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथोजन्स काज एक्ने। हमारी बॉडी में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं जिसको हम पाइथोजन बोलते हैं, और कौन से ये क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं हमारी बॉडी में। तो एक्ने जो डिजीज़ है, मतलब एक तरीके से हमारे फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर एक्ने हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, तो इसमें जो पाइथोजन है उसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर एक्ने हो जाते हैं। तो ये एक क्या है, पाइथोजन बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है।
ठीक है, तो ये हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये कंप्लीट पोर्शन हमारा थर्ड पोर्शन इस पेपर का कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम हमारे DSSB सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इसके 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। इसमें क्या पूछा गया है? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हेल्प्ड बाय इंडियाज़ वाटरमैन ब्लैंक टू सेव थाउजेंड ऑफ पास्ड विलेजेस and transform the lives of thousands of villagers in one of India's most arid region। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ये पारंपरिक तकनीक भारत के वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं और इनके द्वारा जो है ये स्टेप उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। क्रैब साइकिल को दूसरा नाम क्या है? तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैब साइकिल को बोलते हैं, CAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? इसको हम विकास भी बोल सकते हैं। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले जो है जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान प्रजातियों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी शामिल है। मतलब हमें फॉसिल के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी, केवल लिविंग स्पीसीज की स्टडी करना ही इनफ नहीं है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है कि विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑर्गन्स और फीचर्स में बी अडॉप्टेड टू न्यू फंक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इन तीनों में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये है फोर्थ स्टेटमेंट, और ये क्या है? स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंडिकेट दैट all of us belongs to different species that evolved in Africa and America and spread across the world in stages। तो मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी अलग प्रजातियों के सदस्य हैं जिनका उदय अफ्रीका और अमेरिका में हुआ है और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। तो ये गलत है बिल्कुल। जो अफ्रीका और अमेरिका है वहाँ पे ही उदय नहीं हुआ है प्रजातियों का, सभी जगहों पर अलग अलग जगहों पर उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। ब्लैंक टेल अस हाउ लाइफ इवोल्व फ्रॉम ए सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ऐसा कौन सा मतलब थ्योरी है जिसने हमें बताया है कि लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स रूपों में विकसित हुआ है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो। और ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं या फिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने हमें इनहेरिडेंस ऑफ ट्रेट, मतलब जो हमारे लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी लाइफ जाती है वो बताया गया है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। और जो इनहेरिडेंस ऑफ ट्रेट जो है ये बताया गया है मेंडल एक्सपेरिमेंट ने। मेंडल ने जो मटर का एक्सपेरिमेंट किया था पौधों के ऊपर, वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो पपाया होगा, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और बाईसेक्सुअल में हिबिस्कस आ जाएगा। तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जो है इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग इज कैरिड आउट फ्रॉम द ओवरीज टू वोम्ब थ्रू। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा गर्भाशय बना हुआ है और ये गर्भाशय है और यहाँ से क्या होते हैं कि ये यहाँ पे जो होता है वो जो है ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है और ये यूट्रस है। तो यहाँ से ओवरी से यूट्रस तक जो एग आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? तो वो किसके थ्रू आते हैं? फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू आते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब क्या करती है? एक मतलब रास्ते का काम करती है एग को ओवरी से वोम्ब या फिर यूट्रस तक पहुँचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन प्राइमरी रिलीज बाय द पिनियल ग्लैंड एट नाइट एंड हैज़ लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ स्लिप वॉक साइकिल। तो स्लिप वॉक साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है और ये स्लिप वॉक साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस जो होती है ग्लैंड ये रिलीज करती है
ग्रोथ हार्मोन को, और ये क्या करती है, विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड द ओवल इज एग्जांपल ऑफ, जो पोलन ट्यूब होती हैं वो क्या होती हैं, ओवल्स की तरफ, जैसे कि पौधे के अंदर बीच में ऐसे ओवल बना हुआ होता है और बाहर ये क्या होती हैं, पोलन ग्रेन होती हैं, तो ये इसकी तरफ झुक जाती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, अर्थ की ओर पौधों का झुकना, और हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की ओर, एरोट्रोपिज्म एयर की ओर, तो ये कीमोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा, इन पोलन ग्रेन का ये जो ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवल की तरफ ये जो बैंड हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्टोप्लास्टिक बॉडीज, तो बहुत सारे जो एनिमल किंगडम है उसमें टाइप होते हैं, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलिम्थिस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लेटीहेलिम्थिस जो प्राणी होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्टोप्लास्टिक बॉडी उनकी होती है, ये इनके गुण होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोमस का क्या एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जो है पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जो होते हैं ये साइक्लोस्टोम्स का उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मसल्स टिश्यू, तो एरोलर टिश्यू जो होते हैं ये एक मसल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी तीनों जो है ये क्या हैं, मसल्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं इनमें से। नेक्स्ट है स्पोंजिला इज एग्जाम्पल ऑफ, स्पोंजिला किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का। ये जो एनिमल किंगडम में ये इनके टाइप बताए गए हैं, और इनके जो हैं टाइप्स में पोरीफेरा इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो स्पोंजिला जो होता है ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 174, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस एंड एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को किस में चेंज कर देते हैं, एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, ब्लैंक ब्रेक डाउन द स्टार्च विद द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, तो सिलेवरी अमाइलाज, जो हमारे मुंह में जो एंजाइम रिलीज होते हैं अमाइलाज, वो क्या करते हैं, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग यूज एज ए एनेस्थीसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे एज ए एनेस्थीसिया क्या यूज़ किया जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको ऐसे एज ए एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, कोरोजन मीन्स डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा डिटोरिएशन को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो ये सिलेक्ट नहीं किया गया है। और 180 क्वेश्चन है, मेन लेयर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रस्टी साइंस। तो आज हम डिस्कस करते हैं DSSS नेचुरल साइंस के आगे वाले क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे इस पेपर के, और 181 नंबर क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन विच इज़ नॉन काज फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओजोन लेयर है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर। तो जो स्ट्रेटोस्फियर होती है वो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक फैली हुई है, और इसमें स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर क्या काम करती है, जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, और अगर ओजोन लेयर ना हो तो वो डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएंगे, और उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ हो जाएगा, स्किन कैंसर का डिजीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इन 1674 प्रूव दैट एयर इज़ नॉट एन एलिमेंट बट ए मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस वन ऑफ विच इज़ एक्टिव एंड अदर इज़ नॉन एक्टिव। तो 1674 में किसने इस बात को प्रूव किया था कि एयर जो होती है वो मिक्सचर होती है टू सब्सटेंसेस का,
और उन 2 सब्सटेंसेस में से एक एक्टिव होता है और एक नॉन एक्टिव होता है। तो ये किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी? ये की गई थी जॉन मायो के द्वारा। ठीक है, जॉन मायो के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, डेड प्लांट एंड एनिमल रिटर्न नाइट्रोजन टू सोइल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैसे वो सोइल को वापस नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं? तो अमोनियम कंपाउंड की फॉर्म में डेड प्लांट और एनिमल हैं वो नाइट्रोजन को रिटर्न कर देते हैं टू द सोइल। नेक्स्ट जो है वो है 184 क्वेश्चन, इन वाटर साइकिल द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज नोन एज। तो सॉइल से वाटर का जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परकोलेशन बोलते हैं, परकोलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 185 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन किसकी वजह से नहीं होता? सबसे पहले लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉइसी फायरवर्क, जो क्रैकर होते हैं एक तरीके से उनको उनके लिए है, तो वो भी नॉइस पॉल्यूशन का कारण होते हैं। थर्ड ऑप्शन है थंडर, यानी कि बिजली की गर्जन। और फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो जो उद्योग होते हैं उनमें जो उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो मशीनें चलती हैं उसकी वजह से जो नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो इसमें जो थंडर है, बिजली की गर्जन है, उसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है। बाकी सारे जो हैं उनकी सभी की वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच इज़ कंसर्न विद द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म इज़ कॉल्ड एज। तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हमें बताया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, फसलों के उत्पादन के बारे में और उसके प्रबंधन, खेतों के प्रबंधन के बारे में। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी, और हिंदी में उसको बोलते हैं शस्य विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, पंपकिन, वाटरमेलन, रेड मेलन, गोर्ड, कुकुम्बर, रेड चिलीज, टोमेटोज, सनफ्लावर, ये सारे कौन सी फसल के टाइप हैं? तो फसल जो होती हैं वो 3 टाइप के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद की फसल। तो खरीफ फसल और रबी फसल इनका टाइमिंग अलग अलग होता है, लेकिन इनके बीच में जो गैप होता है मार्च से लेके जून तक का, उसमें जायद की फसलें आती हैं। और ये जितनी भी फसलें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कद्दू, तरबूज, लौकी, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी, तो ये सारी की सारी जायद फसल के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। किसको हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड का यूज़ करते हैं? किसमें? कौन सी फसल उगाने में? तो वीट में, कुकुम्बर में, ऑरेंजेस में या राइस में? तो राइस के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ करते हैं। जो पौधे होते हैं उनको हम एक एक करके पौधे को जो ज़मीन है उसमें लगाते हैं। तो राइस जो है वो ट्रांसप्लांटेशन मेथड के द्वारा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ सेशन लास्ट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। जो खरीफ की फसल होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? खरीफ का क्या होता है, रबी का क्या होता है, जायद का क्या होता है? ये सभी हमें ध्यान रखने हैं। तो जून से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम होता है वो खरीफ की फसल के लिए होता है, और नवंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है वो रबी की फसल का है, और मार्च से जून तक का जो बीच का टाइम पीरियड हो गया वो जायद की फसल का है, जिसमें हम ये सब्जियां वगैरह लगाते हैं जो कि 2-3 महीने के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन वीड कंट्रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में जो वीड होते हैं, जो खरपतवार उग जाते हैं, उसको कंट्रोल करने में कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता? तो सबसे पहले इंटरक्रॉपिंग होती है, अंतरा फसलीकरण, जिसमें 1 या 2 फसलों को हम इकट्ठा उगाते हैं जिससे वीड्स, जो खरपतवार होते हैं, जो कम अमाउंट में उगते हैं। फिर है क्रॉप रोटेशन, बदल बदल के फसलों को बोना। फिर है ट्रांसप्लांटेशन। फिर उसके बाद है मैकेनिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। तो बाकी सब प्रोसेस से हम वीड्स को कम करते हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है इसमें हम वीड्स को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चावल की फसल को उगाने का एक मेथड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी का है। लास्ट के 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथडोलॉजी से आते हैं।
तो क्या है इसमें 191 क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है। तो धारा 29 जो है ये किसके बारे में बताती है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों में आमतौर पर किस उम्र तक प्रारंभिक कल्पनात्मक भय गायब हो जाता है। जो बच्चों को बचपन में भय दिया जाता है, किसी चीज़ का डर दिया जाता है, वो कब खत्म हो जाता है, जो कल्पनात्मक होता है पूर्ण रूप से, तो 12 साल के बाद बच्चे का जो ये कल्पनात्मक भय है ये अपने आप गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भेदभाव भारत में कक्षाओं में देखा गया है। तो भारत में जो कक्षाओं में है कौन सा भेदभाव देखा गया है, लड़कों को अधिक शैक्षणिक सहायता मिलती है, बिल्कुल सही बात है, ये देखा गया है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक शैक्षणिक सहायता मिलती है। पेरेंट्स बच्चे को, लड़के को पढ़ाने में ज़्यादा सहायता करते हैं। और शिक्षक लैंगिक भूमिकाओं से विचलित होने पर लड़कियों की कड़ी आलोचना करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही हैं और भारत में ये दोनों प्रकार के लिंग भेदभाव देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति में एक कदम नहीं है। तो समस्या को भांपना ये भी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति में है। समस्या का विश्लेषण करना, उसको खोल के देखना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं। समस्या को हल करने के चरणों को रटना, तो ये रटना इसमें नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करना है तो उसको अच्छी भली भांति प्रकार से जानना होगा, उसको रटने से वो उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। और डेटा एकत्रित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो 3 ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि समस्या को हल करने के चरणों को रटना किसी समस्या को हल करने की वैज्ञानिक पद्धति का एक कदम नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टेटमेंट लिखते हैं और एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। किसने कहा कि सबसे उपयोगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण खुले दिमाग, आलोचनात्मक दिमाग और साक्ष्य के लिए सम्मान, निलंबित निर्णय, बौद्धिक ईमानदारी, राय बदलने की इच्छा, सत्य की खोज, जिज्ञासा, तर्कसंगत सोच आदि रखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है, भास्कर राव जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा ये दी गई है। तो ये विज्ञान के सिलेबस से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है और ये इनके द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन संकलात्मक निर्धारण की एक विशेषता है। तो इसमें से कौन सी विशेषता है ये हमें बतानी है। इसे पाठ्यक्रम के अंतिम चरण में उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रेड की ज़्यादा महत्व नहीं है, तो ये गलत बात है। यह प्रक्रिया उन्मुख है, ये भी गलत है। ये छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला हो सकता है। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा हो सकती है औपचारिक और अनौपचारिक। तो शिक्षा दोनों तरीके से हो सकती है। औपचारिक जिसमें हमारे उद्देश्य फिक्स होते हैं, कोई अचीवमेंट हमें करनी है, तो वो शिक्षा औपचारिक होती है। और अनौपचारिक शिक्षा तो दोनों ही तरीके की हो सकती है। अनौपचारिक वो होती है जो जैसे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो वैसे उसकी स्टडी में कुछ काम नहीं आने वाली, लेकिन बच्चा जो है सोशल बनता है इससे। तो दोनों प्रकार की शिक्षा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें सीखने के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम रणनीतियां और गतिविधियों का वितरण और सीखने के परिणामों के आंकलन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। तो पाठ योजना जो है एक ऐसा विशिष्ट योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा केंद्र के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितनी वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। तो 9 वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा केंद्र के अनुसार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्या है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए गतिविधियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखने की सलाह नहीं दी जाती। तो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ध्यान में नहीं रखते जब हम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को डिज़ाइन करते हैं। तो गतिविधियाँ संख्या में यथोचित रूप से बड़ी और विविध होनी चाहिए, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। गतिविधियों को छात्रों पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, इस तरीके
तरीके की बात को भी हम ध्यान में रखते हैं, तो हम ध्यान में किसको नहीं रखते, छात्रों को सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है बच्चा जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको उसी में कर देना चाहिए, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए सारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। गतिविधियां छात्रों की रुचि और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। बाकी सभी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमें छांटना था। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस पेपर के साइंस के, और यहाँ पे हमारा जो है ये पेपर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।